नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। चंद बातें हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आता हूं और उनसे इसके मुतालिक सवाल करता हूं। ये बात तो सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अब जो पीडीएम की हुकूमत थी और जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसको तकरीबन मिला के 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। और अगर जो केयर टेकर हुकूमत थी जो उसी का तसलसल था, अगर उसे मिला लिया जाए तो ये 4 साल के अरसे तक मुहीत हो जाता है। अब आपके जहन में होना चाहिए कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुसलसल 3 साल से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और 50 की काबीना मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन मिनिस्टरों के साथ है। लेकिन आज वज़ीर आज़म की तकरीर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल तब्दीली हुई है अस्करी आपके अफवाज पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। आइए, वज़ीर आज़म ने क्या कहा मैं उसको करता हूँ। 6 दिसंबर 2025 वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क में तरक्की खुशहाली का नया दौर का आगाज़ हो चुका है। मसलन मुल्क में तरक्की व खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है, उन्होंने कहा है 3 साल 3.5 साल बाद। आने वाली चंद दिनों में मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। अब सवाल ये पहला है कि ये 3 साल में क्या खुशखबरी मिली। शानदार कारकर्दगी पे अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। वो शानदार कारकर्दगी क्या है वज़ीर आज़म साहब, बताइए ना, जिसके ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो मेहमानों से पूछूंगा। मुल्क को मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे, और इस वक्त जो स्टेटस है मुआशी, मेरे दोनों मेहमान बताएंगे क्या है, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मरतबा तामीरी सियासत का आगाज़ हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो कोई 25 से 30 1985 से लेकर 25 से 30 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला, फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला, फिर वज़ीर आला, फिर बेटे वज़ीर आला, फिर मरियम नवाज साहिबा अब वज़ीर आला, फिर वज़ीर आज़म। तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मरतबा, और ये कब कह रहे हैं, 6 दिसंबर 2025। तो 25 साल और 30 साल का हिसाब कौन देगा। पाकिस्तान में अवामी खिदमत का आगाज़ हो चुका है। मुझे मेरे मेहमान बताएंगे कि इस वक्त अवाम की क्या हालत। अब पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल तब्दीली के बाद अफवाज पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को ज़्यादा मुनज़्ज़म कर लिया है और पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हो चुका है। अब लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत क्या कर रही है। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी जमहूरी निज़ाम गल सड़ चुका है। पाकिस्तान की करप्ट सियासी निज़ाम मुल्क को तबाह कर चुका है। मुल्क का करप्ट इंतखाबी निज़ाम अवामी मैंडेट को दफन कर चुका है। मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो चुका है। न जस्टिस है न इंसाफ है। मुल्क के अहम तरीन इदारे कमज़ोर हो चुके हैं। पार्लियामेंट बेतौकीर हो चुकी है। आइन मुअत्तल नज़र आ रहा है। एहतसाबी इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक नया सियासी स्ट्रक्चरल निज़ाम की ज़रूरत है, तो वो कौन लाएगा, क्योंकि ये दावा भी किया जा रहा है कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। और अगर निज़ाम को बदलना है और इस करप्ट तरीन पॉलिटिकल निज़ाम को दफन करना है तो फिर किस तरीके से नया निज़ाम आएगा। अपने मेहमानों से बात करूंगा। आइए, मेरे साथ जो अहम तरीन मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी, साबिक सेनेटर, साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल अफेयर्स, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दानियाल अजीज़ साहब, साबिक वफाकी वज़ीर निजकारी, साबिक चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आइए ज़रा, वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और कई उन्होंने खुशखबरी सुना दी है। इन खुशखबरियों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे उन्होंने फरमाया है और आपने भी सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया, हमने भी सुन लिया, ये बातें तो हम सुनते चले आ रहे हैं
गुज़श्ता जैसे आपने फरमाया कि पीडीएम की गवर्नमेंट ऑनवर्ड्स, लेकिन क्या मुझे बताइए कि जो आम आदमी है, कॉमनर जिसको कहते हैं, गरीब है, मिडल क्लास का तो वैसे ही माशाअल्लाह खात्मा बिल खैर कर रही है ये हुकूमत। तो क्या महंगाई कम हो गई है? कोई कोई बिजली के बिलों में बहुत कोई चेंजेस आ गई हैं, बहुत उसमें रिलीफ दे दिया गया है। चीनी की कीमत आप देख लीजिए, वो सवा 200 ₹250 किलो पे जा रही है। इसी तरह दीगर दीगर कमोडिटीज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन मैन को हिट कर रही हैं। हाँ, एक एलीट कैप्चर है और वो एलीट कैप्चर जो-सा है उसको अगर कोई फ़ायदा पहुँच रहा है इस मईशत से तो पहुँच रहा होगा। एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मिडल क्लास के आदमी को, उसको तो कोई नज़र नहीं आ रहा, उसकी तो ज़िंदगी जौन-सी है वो अबतर से अबतर होती जा रही है दिन-ब-दिन। बाकी ठीक है, एक सियासी बयान दे दिया उन्होंने, हुक्मरान देते रहते हैं। लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, अब आप उसको मसनूई एक तरह का पेंट कर दें दीवार को और अंदर से खोखली दीवार हो, तो वो कितनी देर, वो एक बारिश आएगी और वो सारा रंग उतर जाएगा। तो कोई कॉन्क्रीट तो इन्होंने या तो बताते ना कि भई वो जो पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली का दौर आ रहा है, उसका अपना विज़न देते कि और बताते उसके जुज़ियात क्या हैं, कि क्या उनका प्लान है, इकोनॉमिक विज़न क्या है। इकोनॉमिक विज़न तो किसी के पास कोई नहीं है। एक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आईएमएफ है बस इन सब का इकोनॉमिक विज़न, कि वहाँ से कर्ज़ लेते जाओ और हड़प करते जाओ। आम आदमी की हालत तो नहीं बदली डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद कहा 25-30 बल्कि 35-40 साल हो गए हैं। ख़ुसूसन अगर उसको देखा जाए जो नॉन पार्टी इलेक्शन हुए ज़िया-उल हक के दौर में, उसके बाद से तो मुझे बताइए कि एक एलीट कैप्चर हुआ है, सियासत जौन-सी है, वो गंदी सियासत हुई है, गालम-गलोच की सियासत जौन-सी है हुई है, गलीज़ सियासत हुई है और वो जो कदावर लोग थे, जो पाकिस्तान के सियासतदान, जिनको थोड़ा परंपरा था, कोई लिहाज़ मुलाहिज़ा था, वो तो कब्रिस्तानों में सो गए जाके। अब ये मैं लफ़्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन चलें, ये एक सियासी नौमलूद किस्म के लोग हैं, नाबालिग किस्म के लोग हैं। आपने अभी एक लफ़्ज़ यूज़ किया कि जी अहम वज़रा अहम आ गए हैं, पता नहीं क्या शख्सियात वज़ारतों पर। तो मैं ज़रा इसमें तस्हीह करना चाहूँगा कि अहम वज़ारतों पर नालायक तरीन लोग बैठे हैं, मैं इसको ये कहूँगा, जिनका ना कोई विज़न है, जिनका ना कोई प्लान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और बस ठीक है, सब अच्छा का है, वो एक नारे लगा रहे हैं, बस ठीक है, आप भी सुन लीजिए, हम भी सुन रहे हैं। मुझे तो ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, जिससे कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ भई, ये कोई रेडिकल चेंज आई है, कोई न्यूक्लियर चेंज आई है, लोगों की ज़िंदगियाँ में तालीम, सेहत के जो मौक़े हैं, उनको मिले हैं, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। ये एक एलीट कैप्चर है और मेरा ख़्याल है कि और अब देखिए ना, अब मैं तो मईशत दान नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कि बाज़ार में क्या भाव बिक रही हैं ग्रोसरीज़, और ये तो कोई मईशत दान बताए, मुझे तो इतना पता है कि जो जीडीपी है वो इनकी ग्रो नहीं कर रही और पता नहीं किस तरह ये इस तरह के बुलंदो-बांग दावे कर रहे हैं। अल्लाह करे अरे कि सर, जो वो एक दावे एक बहुत अहम सवाल, एक बहुत अहम सवाल जिसकी तस्वीर मैं चाहूंगा, दो सवाल लेकर आऊंगा। एक तो उन्होंने कहा है सर, हमारी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर, शानदार कारकर्दगी, जाहिर है तकरीबन 3.5-4 साल उनकी हुकूमत को हो चुका है, हमारी शानदार कारकर्दगी पे अगला इलेक्शन भी, लफ्ज़ है भी, 2029 में हम जीतेंगे। गोया वो ये कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन था वो हमने जीता है और अब हमने जो कारकर्दगी दिखाई है उस शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर 2029 का इलेक्शन भी हमारे कदमों में पड़ा हुआ है। तो सर इस पर ज़रा सा आप मुझे बताइए। और एक और बात थोड़ा सा सर, 40 आपने सही कहा, 1985 से ले लें अगर मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, तो तकरीबन 40 साल का अरसा हुआ है। अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीरी सियासत का आगाज़ हो चुका है। तो सर ये मुझे बताएं, ये तामीरी सियासत कौन सी थी जो अब जो है वो उसका आगाज़ हुआ है? ये दो सवाल ज़रा बताएं सर, फिर मैं जाता हूं जनाब अपने दूसरे साथी की तरफ। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो तो सियासत कर नहीं रहे, तो वो किसकी क़यादत की बात कर रहे हैं? वो ठीक है, एक स्लोगन है उनके पास, चूँकि नवाज शरीफ जितना भी कोई अगर किसी की तस्वीर बिकती है, तो वो नवाज शरीफ की ही तस्वीर बिकती है, ये उनकी मजबूरी है।
ऐसी बात करनी। कि जो जो आपकी पॉपुलेशन है, जो 98% ऑफ योर पुअर एंड मिडिल क्लास एंड स्पेशली एजुकेटेड यूथ जॉबलेस है, उनको क्या रिलीफ मिला है? तालीम में क्या रिलीफ दिया आपने? सेहत में क्या रिलीफ दिया है? आज जाके देखिए अस्पतालों में क्या हाल है, बगैर सिफारिश के बेड नहीं ठीक मिलता। ठीक तालीमी इदारों का भी ये ठीक है अक्सर हाल है। ये सिर्फ एक ठीक है बुलंद दावे हैं, आप भी सुनते रहिए, हम ठीक भी सुन रहे हैं और काफी अरसे से ठीक है सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है अगर कोई कारकर्दगी ठीक है। होगी तो वो मैं नजर आती दानियाल है। अजीज साहब की तरफ सर, आजकल कारकर्दगी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है सर। आवाम से वोट लेकर लोग हुकूमत में थोड़ी आते हैं, अब दूसरी कारकर्दगी से आते हैं। मैं दानियाल अजीज साहब की तरफ जाता हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। जी दानियाल अजीज साहब, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी 4 साला हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत सराहा है, अगला इलेक्शन जीतने की भी बात की है। आने वाले चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी, मईशत मजबूत हो रही है और जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है और नया दौर का फिर आगाज़ हो चुका है। जी क्या कहेंगे सर? जी, मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली एक प्राइवेट अदारा है, उसका नाम है इप्सोस। वो एक इंटरनेशनल अदारा है, वो पाकिस्तान में कंज्यूमर बेस्ड सर्वे करता है। उस सर्वे के नतीजे में पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 80% लोगों ने यह बोला है कि पाकिस्तान जो है गलत डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। और जब उनको पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी क्या है, तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। 64% ने कहा कि महंगाई नंबर 1 इशू है, और दोबारा से 64% ने ही ये बेरोज़गारी का कहा, और 45% ने ये कहा कि जो गुर्बत की सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें कारकर्दगी आप खुद ही जांच लें कि क्या होगी। अभी लेबर फोर्स सर्वे हुआ है, 21 साल में पहली मर्तबा अपनी बुलंद तरीन सतह पे चला गया है, और ये वो अदाद-ओ-शुमार है जो गवर्नमेंट मान रही है। जबकि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं पिछले अगस्त में, जिस वक्त का ये सर्वे है, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पे जाकर तस्लीम कर चुके हैं कि बेरोजगारी जो है वो 10.3% है, 7.1% से कदरे ज्यादा है। बहरहाल अगर आप सेंसस का डाटा देखें तो उसमें 22.1% है। तो अगर आप सिर्फ ये भी मान लें 7% जो हुकूमत बता रही है ये लेबर फोर्स सर्वे 24-25 में, तो ये फिर भी 21 साल हाईएस्ट लेवल है। और पब्लिक कह रही है कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी जो है उनका नंबर 1 इशू है। तो आप मुझे फिर बताएं ये किस किस्म की कारकर्दगी? अभी जो स्टेबिलिटी का राग ये अलाप रहे हैं कि हमने अपनी सियासी कुर्बानी दे के पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया और सियासी ये मुआशी इस्तेहकाम कायम किया, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट लाई थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट में। जब तक से केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने स्टैंड बाय अरेंजमेंट नहीं दिया पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी क्वैकरी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो उसके नतीजे में ये एक्सटेंड होगी केयर टेकर गवर्नमेंट, और ये स्टेबिलिटी हमने वहां से हासिल की। उससे लेकर आज तक दोबारा से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। तो आप बताएं ग्रोथ किधर है? अभी इन्होंने 2.5% ग्रोथ बताई थी पिछले साल की, और सितंबर में आके यकलख्त एक ही महीने में टोटल पूरा करके 3% बता दी। इस साल फिर ये 4% बता रहे हैं। अभी इन्होंने डाउनवर्ड ग्रेड किया, IMF ने, ADB ने, उन्होंने खुद वापस 3.2% पे। तो मुझे आप ये अगर फ्लड्स का बहाना देके, तो फिर मुझे बताएं कि ये जो महंगाई का रेला आया है अप्रैल में 2025, आज से 6 माह पहले महंगाई बढ़ने की सतह जो है ये 0.3% पे गिर गई थी, यानी 1% से कम हो गई थी। अक्टूबर और नवंबर में ये 6% से बुलंद सतह पे चली गई है। ये 20 गुना इजाफा है 6 महीने में, 20 गुना इजाफा, 2000%। यानी महंगाई का रेला जो मैं बताता रहा हूँ आप ही के प्रोग्रामों में, वो आया खड़ा है। और स्टेट बैंक कह रही है कि अगले साल के पहले SMI में, यानी ये जनवरी के बाद, ये जाना डबल डिजिट में। तो महंगाई मजीद आ रही है तो लोग मजीद गरीब होंगे। आपकी जो IMF की जो टैक्स कलेक्शन है, पहली SMI में 200 अरब रुपए आप कम थे। दूसरे जो अभी नवंबर का महीना है, इसमें 178 बिलियन का एक महीने में खसारा हुआ है। तो आप फिर मुझे बताएं कि ये मिनी बजट भी आना है, ये टैक्स भी बढ़ने हैं, और जो इन्होंने वादा किया था बराबरी का कि जी हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे अमीर और ये जो जागीरदार लोग हैं, हम रिटेल टैक्स लगाएंगे। ये ताजर दोस्त ऐप का इन्होंने बहुत 1 साल प्रचार किया। फिर कि जी हम ये रियल एस्टेट टैक्स लगाएंगे, ये जो अमीर लोग जो हैं इनके ऊपर हम बराबरी का टैक्स लगाएंगे और सैलरीड क्लास को रिलीफ देंगे। वो तीनों टैक्स किधर हैं? आपने कभी सुना है ताजर दोस्त ऐप? इन्होंने तो स्क्रैप कर दिया उसको।
आपने कभी सुना रियल एस्टेट? ये जून के बजट में सारे रियल एस्टेट टैक्सेस वापस ले लिए एक एक करके। और फिर जो आपका ये एग्रीकल्चर टैक्स है, ये तो 1 साल पहले नाफिज होना था, उसका कानून जो है ये लेट बना। अभी इन्होंने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करने लगे जून के बाद अब फ्लड का बहाना ले लिया, वो भी नहीं करना इन्होंने। तो खसारा तो फिर आना है, क्योंकि उसमें ये 50, 60, 80, 70 अरब रुपए एक एक टैक्स का जो है ये जमा होना था। तो फिर जाके ये 200 का खसारा ना होता। अब ये हम गरीबों से ये दोबारा न छोड़ेंगे। पहले भी उन्होंने 17% जीएसटी को बढ़ा के 1% से 18% कर दिया, यानी तमाम गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दिया, अमीरों को नहीं छेड़ा उन्होंने। अब सैलरीड क्लास की इन्होंने चमड़ी उधेड़ दी है। और कॉर्पोरेट सेक्टर जा रहा है सुपर टैक्स और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स। इनको 3 साल मिले हैं, ये बताएं ना कि इन्होंने टैक्स नेट कितना बढ़ाया है, ये बताएं कि इन्होंने गवर्नमेंट से सेविंग्स कितनी की हैं। ये साहब कहते हैं कि जी हमने रिव्यू किया हर डिपार्टमेंट का और 36,000 नौकरियां की हमने सेविंग कर ली है। वो भाई वो सारे खाली पोस्ट थे, उस पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, कोई कमाल नहीं किया आपने। 1 रुपया, एक धेला आप बता दें जो आपने बचाया ये 1 महीने के अंदर। और मैं खुद हर चीज तो मैं खुद इसको ओवरसी करूंगा, खुद आप क्या क्या ओवरसी करेंगे। वो रिपोर्ट जो देनी थी फॉरेन मिशन की राइट साइजिंग की 1 माह में, उसको साल हो गया। वो किधर की रिपोर्ट, कितने पैसे बचाए उसमें से जरा प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें। यानी खर्चे तो ये पिछले साल 10 ट्रिलियन रुपीस नया कर्जा लिया इन्होंने, 10 ट्रिलियन। तो ये कोई किसी चीज से रुकावट नहीं। आप ये कहते हैं सुबह का पैसा भी हमें देने रहे एनएफसी से। तो एक फेमस कहावत है अंग्रेजी की, इफ यू पुट द गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट यू विल रन आउट ऑफ सैंड। तो इनका ये हाल है। तो ये कर्ज इन्होंने क्यों लिया 10-15 साल इतना ज्यादा कि इनकी किस्त जो है वो 6 ट्रिलियन से बढ़ गई है। वो पैसे इनके पास होने चाहिए थे। सूबों ने जो हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा लगाना है वो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो ये कहते हैं वो भी हमें दे दें, क्योंकि ये हवा में ट्रेनें बना रहे हैं। कभी हमें बताते हैं कि जी हम ग्लास ट्रेनें बना रहे हैं, कभी हमें पता चलता है जी 38 करोड़ रुपए अर्के गुलाब के छिलकाओं का इस्तेमाल किया लाहौर में, कि खुशबुएं सड़कों पे। अंदाजा करें, लोग भूखे मर रहे हैं। ये महंगाई की जाती है, महंगाई होती नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल दानियाल अजीज साहब, एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं सर। आसिफ अली, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने तो एक जुमले में दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं सर, 50 की काबीना है, मुस्लिम लीग नून के पास है, वज़ीर आज़म समेत किसी भी काबीना के किसी भी एक वज़ीर की कारकर्दगी ऐसी है 3 साल में जिसको हम ये कह सकें सर कि ये कारकर्दगी बहुत अच्छी है? सर इसके ऊपर जवाब दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ये डिपेंड करता है, अगर आप झूठ को कारकर्दगी कहते हैं। अभी एक उड़ान प्लान इन्होंने अनाउंस किया हुआ है बड़े धूमधाम से। वो दर हकीकत 5E फ्रेमवर्क जो है ये 2022 में अनाउंस हुआ था। तो 2022 से लेकर आज तक तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो कम से कम 6% जो शरह नमू है 6% सालाना बढ़ेगी। और इस प्लान के जरिए वो 9% तक जा सकती है, ताकि 2035 में पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है, उड़ान प्रोग्राम। तो पहले 3 साल में तो ये 1.5% ग्रोथ एवरेज रही है। 6 तो दूर की बात और 9 तो दूर की बात। तो 5 में से 3 साल गुजर गए हैं, तो वो प्रोग्राम तो फेल हो चुका है। प्रोग्राम, वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इन्होंने कब उसको रिव्यू किया है, कब उसको अपडेट किया है, कब इन्होंने तरजीहात नहीं दी है कि भाई ये तो अब रह गया सारा, अब हमने क्या करना है। ये तो कानों में उंगलियां डाल के और मुंह से ब्ल कर रहे हैं बस। और रोज अखबार में देखें उसके इश्तिहार निकले हुए हैं। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोई हद होती है। आपका क्या ख्याल है, लोग ये मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मान रहे। ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन एक सवाल उठाते हुए जाता हूं। वज़ीर आज़म ने तो अपनी कारकर्दगी के बारे में सिर्फ कहा कि बहुत शानदार कारकर्दगी है, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आकर बताए हमें कि आप किसको कारकर्दगी कहते हैं। जैसे हमारे मेहमान कह रहे हैं कि कारकर्दगी आप किसको कहते हैं, ज़रा हमें बताइए। और 50 की काबीना में बार बार हम सुनने में आ रहा है कि जनाब वज़रा की कारकर्दगी को असिस्ट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की अवाम, मीडिया ये पूछना चाहता है वज़ीर आज़म से भी और 50 की काबीना से कि कोई एक वज़ीर, बहुत अहम वज़ीर भी छोड़ें, कोई एक वज़ीर आकर ये बताए कि इस 3 साल के अंदर उसकी ये कारकर्दगी है जो पाकिस्तान में पहले कभी देखने में नहीं आई। एक छोटा सा ब्रेक,
फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं नहीं कहता, बहुत सारे दानिशवर ये सवाल उठाते हैं, आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है, वो तबाह हो चुका है और करप्ट इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो भी तबाह हो चुका है। इदारे जिसमें जुडिशरी, पार्लियामेंट और एहतसाबी इदारे वो भी तबाह हो चुके हैं और किसी की कोई कारकर्दगी नहीं है, बल्कि जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आइन मुअत्तल नज़र आ रहा है और ऐसे में जो है वो कहा जा रहा है पार्लियामेंट अपने असर जो है वो खो चुका है। ऐसी मौके पे कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान को तो तीन बातें सामने लाई जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मीसाक़ जमहूरियत दोबारा करने की ज़रूरत है। अब मीसाक़ जमहूरियत पहले भी हुई थी, आपने ज़ाहिर आप जानते हैं, दो बड़ी सियासी जमातें थी, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान। वो उस मीसाक का क्या हुआ जब दोबारा कहा जा रहा है, और क्या इन्हीं जमातों के दरमियान मीसाक होगी, क्या फिर वही अशर होगा? अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन किया जाए ताकि सब बैठकर अपनी गलती माने और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप समझते हैं इसके लिए ये ज़हनी तौर पर तैयार हैं? एक तरफ ये तकाजा भी है कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। अब सवाल ये पैदा होता है कि निज़ाम अगर बदलना है तो फिर निज़ाम को बदलेगा कौन और फिर इन चेहरों का क्या होगा? जी डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। डॉक्टर साहब, ये जो आपने फरमाया ना, असल बात जो है पाकिस्तान में जो वो यही है निज़ाम सिस्टम की, जो मैं हमेशा रोता आया हूँ कि ये एलीट कैप्चर है। और जुल्म ये होता है यहाँ कि जो एलीट है वो भी एलीट कैप्चर की बात करता है, मतलब जुल्म देखिए। और मैं देखें, आपने पहले बात की, दानियाल साहब भी जानते हैं बखूबी, इन्होंने भी काम किया है, इन तमाम जो मौजूदा चेहरे हैं ये जानते हैं कि इनमें कितनी डेप्थ है, कितनी कारकर्दगी है। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ठीक है एक विजन रखते थे और वो एक ही वो धिक्का लगा के इनको चलाते रहते थे। तो आपके सामने ये है कि ये एक नाहल से लोग हैं जो इस वक्त वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, और विजन है कोई नहीं इनके पास, पल्ले है कुछ नहीं, पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो असल जो बीमारी है, मैंने जैसे बार बार अर्ज किया है, जो पाकिस्तान की बीमारी है, जिससे जमहूरियत कह लें, पार्लियामेंट कह लें, जो कह लें, वो एलीट कैप्चर है। आप जब तक इस एलीट कैप्चर को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको वो पंजाबी कहते हैं ना, कैंडेज नहीं ले आओगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान में चाहे जमहूरियत ले आए आप, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में सारी प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं इस एलीट कैप्चर की। चंद गिनती के लोग हैं ना, जो को मिडिल क्लास का गलती से बेचारा भूला भाला आ गया, जिसको एक नुमाइशी तौर पे ये रखते हैं। ये तमाम जमातें मिडिल क्लास के एक दो लोगों को भर्ती कर देते हैं ये बताने के लिए, देखो जी ये भी लोग हैं, लेकिन सारी तो प्रॉक्सीज हैं। देखिए ये सिस्टम जौन सा है, ये इस वक्त जौन सा ये बैठ चुका है। अब आप इसको सियासी बयानात से, इश्तहारात से और इस किस्म की शोबदाबाजियां करके अवाम को मुतमिन नहीं कर सकते। बड़े अच्छे तरीके से मेरे भाई ने मईशत की सारी बताई है जो इस वक्त हालत है। तो देखें यार, रेडिकल चेंजेस और रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। आप कितनी दफ़ा इन लोगों को आजमाएंगे? मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में यही लोग रह गए? क्या माओ ने, पाकिस्तान की माओ ने मिडिल क्लास के लोगों को जन्म देना, पढ़े लिखे लोगों को, आकिल फाजिल लोगों को जन्म देना बंद कर दिया? क्या यही हमारे मुकद्दर में रह गए हैं लोग? दिस सिस्टम हैज टू गो। अब उस दिन वो DGSPR ने, ISPR ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा भाई फौज जौन सी है ये तो मुश्तमिल है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर। तो मैं ये कहता हूं, मुझे कोई कहने में यार नहीं है कि इस एलीट कैप्चर से फिर जान छुड़वाई जाए हमारी, जो हमारी गर्दनों पर मुसल्लत हैं, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो ना कोई कारकर्दगी कोई नहीं है। वो कहते हैं ना बस एक दूसरे की तारीफ करते जाओ। वो क्या, एक डॉक्टर साहब है, बड़ी मशहूर बात है कि वो कहते हैं ना कि मन तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगू।
भाई ये है कि एक दूसरे की तारीफ करती जाओ, बड़ी अच्छी कारकर्दगी, ग्राउंड पे क्या है? जरा जाइए पब्लिक में, जाके देखिए लोगों के माशी हालात किस तरफ चले गए। गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गए। ये दिए इस जमहूरियत ने, ये दिए इस पार्लियामेंट ने, जहां सारे बैठे हुए हैं, प्रॉक्सियां बैठी हुई हैं। अब कौन ये कर सकता है? जाहिर है आप वोट देते हैं, वोट जो सा है आपका वो मैटर नहीं करता। जैसे उसने कहा था ना जोसेफ स्टॉलिन ने कि वोट देने वाले मैटर नहीं करते, वोट गिनने वाले मैटर करते। तो देखिए जमहूरियत के तो यहाँ मुझे ये जमहूरियत तो मैंने निराली जमहूरियत है इस मुल्क में। ये सिस्टम दरअसल ईंटों पे खड़ा है। ये सिस्टम ने पाकिस्तान में 70, 75, 76 सालों में डिलीवर नहीं किया। डॉक्टर साहब बहुत टाइम होता है, 70, 75 साल किसी मुल्क के बने हुए। आज आप देख लीजिए 45%, 44% से नीचे गुर्बत में लोग चले गए। मिडिल क्लास जौन सी है उसका कुछ उम्र निकल गया, वो लोअर मिडिल क्लास में चली गई है। मुझे बताइए ना कौन सी एक ऐसी कारकर्दगी है जिस पे कहा जाए कि ये जमहूरियत का बड़ा जी ये के सर पर को कलगी लग गई है, को फेदर लग गया जमहूरियत में। पार्लियामेंट ने क्या ऐसा काम किया? रबर स्टैंप है पार्लियामेंट। वहां जो लोग बैठे हुए हैं दे आर हिज मास्टर वॉइस। जो उनको कहा जाता है पार्टियां उनकी कहती हैं, हेड्स कहते हैं, वो मनोन उस पर अमल कर देते। आम आदमी की मुझे बताइए रसाई है? वो तो बाहर से गुजरता है, देखता अच्छा ये पार्लियामेंट हाउस है, ये पीएम हाउस है, ये ईवान सदर है, बस इतना है। वो फुटपाथ पे धिक्के खा रहा है। तो छोड़, मैं दरअसल ये जब तक डॉक्टर साहब अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है ना, उसका एक ही हल है। मैं ये बड़ी तल्ख बात कहने लगा, आपको इन सबको माइनस करना पड़ेगा। इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जाती जागीर बना लिया है। ये है कौन? आप जाके देखिए, पब्लिक में जाइए। क्या ये पब्लिक में जाने के काबिल हैं? क्या ये फेस कर सकते हैं पब्लिक को? यही वो वजह है जो आज वो कहते हैं ना जी कि वो जो बानी बैठा है तहरीक इंसाफ, उसने क्या किया? उसने इस पॉलिटिकल एलीट का जो कपड़े हैं वो उतारे हैं। ठीक है, डिलीवर वो भी नहीं कर सकते, प्रोग्राम उसके पास भी कुछ नहीं था। तो बात यह है कि कितनी देर अब पाकिस्तान को इस तरह एड़ियां रगड़ेगा पाकिस्तान? मुझे बताइए। यहां आपको पढ़ी लिखी मिडिल क्लास के लोगों को आगे लाना होगा। और ये जो खून चूस रहे हैं, जो ड्रैकोलियन माफिया है बैठा हुआ, ये जो सियासी गिद्ध हैं जिनका पेट ही नहीं भर रहा, कसम खुदा का यार पता नहीं किस तरफ। और जिस शख्स ने ये मुल्क बनाया था उसने इन लोगों के लिए बनाया था। ये 2% अशराफिया के लिए बना था पाकिस्तान। जरा सुने जाके कायदे आजम की डॉक्यूमेंटेड है स्पीचेस उसकी। पता नहीं इन्होंने कब्जा कर लिया है, पंजे गाड़ लिए। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। और ये सब अच्छा है सर। माइनस कैसे होगा सर? चले माइनस सर, आवाम तो चाहते हैं माइनस हो, लेकिन ये मजबूरी बन चुके हैं। किसी सूरत में सर दो तरीके हैं डॉक्टर साहब माइनस करने के। एक तो है जमहूरी तरीका। अब इन लोगों ने इतने उसमें डीपली अपने रूटेड हैं ये लोग, इनको इलेक्शन रिग करने का हुनर आ चुका है। दे नो हाउ टू रिग द इलेक्शन। अब वो तो नहीं हो सकता। तो जो पाकिस्तान का जो उसकी इदारा है जो अभी इंटैक्ट है, उनको चाहिए कि वो इंडिया के साथ जंग लड़के उन्होंने पाकिस्तान को बचाया ना, उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाना। इन लोगों को देख लिया लोगों ने, इनमें क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी डेप्थ है इनकी, क्या विजन है इनकी, क्या पॉलिटिकल विजन है, क्या इकोनॉमिक विजन है, वो सबके सामने। अब बार बार आजमाए हुए लोगों को आजमा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करे कोई। क्या पढ़े लिखे लोग खत्म हो गए? आप जो उन लोगों को आगे लाइए जो जदीद अलूम पर दस्तरस रखते हैं, टेक्नोलॉजी से जो हम आहंग हैं, आला तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन वो हाथों में डिग्रियां लेके सड़कों पर धिक्के खा रहे हैं। उनको आगे लाइए, इनसे जान छुड़ाएं। या तो फिर फेयर इलेक्शन करा दें, 100% ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन कराएं। इनसे जान छूट जाएगी सबसे। मैं आपको लिख के दे देता हूं। अगर नहीं फेयर इलेक्शन होना इस मुल्क में, बड़ी बात की है, बहुत सही
बड़ी बात की है, फिर बड़ी डंडा, बात की है फिर वो कहते हैं कि डंडा चलाना या पड़ेगा तो ताकतवर फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सर्वाइवल ऑफ पड़ेगा। पाकिस्तान, फिर डंडा चलाना पड़ेगा। दानियल अजीज साहब, जाहिर है आपकी इकॉनमी पे नज़र है, आपका निज़ाम पे नज़र है, सिस्टम पे नज़र है। क्या वाकई डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की ये बात सही है कि पाकिस्तान अब उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, जब तक इन तमाम लोगों से इनको माइनस ना किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पूछा कि माइनस ये कैसे होंगे? ये कहते हैं दो तरीक़ेकार है। एक तरफ उनका कहना है कि या तो फेयर इलेक्शन करा दें, तो आवाम तो अब इनको वोट देगी नहीं, माइनस होंगे ये डेफिनेटली अगर फेयर इलेक्शन हुआ। और दूसरा, पावरफुल जो कॉरिडोर है जिसने पाकिस्तान को बचाया है, पहले भी अब भी बचाया है, वही कोई एक्सट्रीम पर फैसला करें पाकिस्तान को बचाने के लिए इन पॉलिटिकल माफिया से। क्या कहेंगे जनाब आप, दानियल अजीज साहब? मेरे ख्याल से देखने की बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि बजाय कि मैं अपनी राय दूं या आप अपनी राय दें, हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अदारे क्या कह रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी अदारे जो हैं इनको जानबूझ के इंडिपेंडेंट बनाया गया एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट अंदाज से मार्केट को रेगुलेट करते हैं। इनको कौन से हैं? मसलन एक नेपरा है, ये बिजली के महकमों को रेगुलेट करने के लिए, नेपरा इज नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी। फिर एक कंपटीशन कमीशन है जो कि पाकिस्तान के मार्केट्स को रेगुलेट करती है। इन चारों पांचों जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, इनकी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो कहते हैं कि हुकूमत जो है गलत बयानी से काम ले रही है। ये हुकूमती अदारे हैं और उनको एक एक करके जो है ना नींद सुलाया जा रहा है। जो एक सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट अदारा है जो कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करता है, जो जुडिशरी है। आपने पिछले दिनों देखा जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, किस किस्म के खत लिख रहे हैं, किस किस्म के केसेस फाइल कर रहे हैं, और बार बार ये चीज़ सामने आ रही है। सेशन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं, दूसरे जजेस ने इस्तीफे दिए हैं ऑन प्रिंसिपल। ये भी एक क्वाइट रेवोल्यूशन था। तो ये जो बात है ये मैटर नहीं करती कि आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझते हैं। ये हकायक है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। मैं आपको चैप्टर एंड वर्स बता देता हूँ। यानी हुकूमत कहती है कि हमने 198 बिलियन बिजली चोरी रोक ली है। सबसे पहले कौन बोलता है? नेपरा बोलता है कि ये बात हो ही नहीं सकती, ये गलत है। अब पीछे क्या रह गया? ऑपोजिशन ने क्या करना है इसमें? तो उसके बारे में फिर हुकूमत का क्या रद्द अमल था? उनका रद्द अमल ये है कि नेपरा को खामोश करवा दें। सो कहने का मकसद ये, और ये कंपटीशन कमीशन ने कहा कि आपका जो प्राइस कंट्रोल का निज़ाम है ये गैर आईनी है और ये मार्केट के खिलाफ है और ये प्राइस बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है, हुकूमत ने वो डस्टबिन में रख दी। अब महंगाई लोगों का इशू नहीं है, बिजली के बिल, बिजली की चोरी की वजह से जो बिजली के बिल बढ़े हुए हैं वो लोगों का रोजमर्रा का इशू नहीं है। हर चूल्हे पे, हर घर पे लड़ाई नहीं है। तो फिर ये हुकूमत फिर किस मर्ज की दुआ है? अगर ये अपने अदारों की बात नहीं सुनना चाह रही, छोड़ दें अपोजिशन को जी, वो तो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है। जो लोग हुकूमत की तनख्वाह लेकर पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट अदारे हैं जिन्होंने ये चीज़ें देखनी है, जो इन्होंने तैनात किए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया? आप मुझे बताएं। तो ये बड़ा संगीन मामला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान का जो अपना डेवलपमेंट मॉडल है ये पाकिस्तान को सर्व कर ही नहीं सकता। नहीं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। मैं आता हूं अभी। सर मुझे ये बताइए कि IMF की रिपोर्ट है ना सर, जिसको ये कह रहे हैं कि अब ये चार्जशीट के तौर पर हुकूमत ले रही है, तो उसमें उन्होंने जो लिखा है वो 53,300 खरब का करप्शन जो नैब के हवाले से, और बाकी उन्होंने बताया कि हर साल 26 बिलियन डॉलर, 26 बिलियन डॉलर जो है हर साल करप्शन हो रही है। तो सर ये IMF और उसकी वजह उन्होंने बताई IMF वालों ने कि जनाब बैड गवर्नेंस, नाकिस पॉलिसी, नाकाम हुक्मरानी। IMF भी तो सब खुल के बता रही है और उसके ऊपर, और ये रिपोर्ट को छुपाया गया हुकूमत की तरफ से। लेकिन सर इसका कोई हल है? अभी मैं पढ़ रहा था सर कि दुबई लीक्स में तकरीबन कोई 2024 में ये पब्लिश हुई है कि 17,000 पाकिस्तानियों के 23,000 प्रॉपर्टी है और 2022 तक
12.5 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया है। जी आसिफ किरमानी साहब, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, बात वही है कि यहाँ पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी तो हुई नहीं। एक सिलेक्टिव स्पेसिफिक हमेशा अकाउंटेबिलिटी हुई है, जैसे अब भी हो रही है, माजी में भी होती आई है। ये तो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अब देखिए ना कि इसमें कोई बंदा जौन सा है यहाँ ऑनेस्टली टैक्स देने को तैयार नहीं। वो सारा तनख्वाहदार तबके की चमड़ी उधेड़ी जाती है। उसके बाद आप जो आपके पाकिस्तान के माशाल्लाह इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया किए जा रहे हैं। और मतलब देखिए ना, ये तो विजन वाले लोग हों तो वो काम करें ना जी। अब उस पर एक कहा जाता है हमें कि ये जनाब डाकू है, ये लूट के मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गया, ये फलां है। एक तरफ कभी हम ये सुनते हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो मैंने तो वही कहा है ना कि ये सिस्टम के एक खराबी है बहुत बड़ी सिस्टम में, कि ये सिस्टम जौन सा है ये एक एलीट कैप्चर है, एक एलीट का घंटा घर है। ये सिस्टम जौन सा है वो, और कहते हैं ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स इन पाकिस्तान लीड टू एलीट कैप्चर। इस कैप्चर को अब कौन तोड़ेगा मुझे बताइए? जो तोड़ने की बात करता है उसको ये लोग उसको आगे चलने नहीं देते, उसको आगे आने नहीं देते हैं। इसलिए मैंने हल दिया ना कि इस सिस्टम को अगर पाकिस्तान को आपने लेकर जाना है, टेक ऑफ कराना है पाकिस्तान को, तो आपको इस सियासी अशराफिया बिलखुसूस जो है इससे जान छुड़ानी होगी। जब तक ये सियासी अशराफिया और चंद खानदान पैसे के जोर पर, तल्लुकात के जोर पर, अब जो नस्ल आ रही है वो उनमें एग्रेशन है। उनका एग्रेशन उसी सूरत खत्म होगा कि आप उनसे इन चेहरों को जरा दूर करें। आप जो यहाँ इस मुल्क में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, सोशल जस्टिस, सोशल इंसाफ दें, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। एक गरीब आदमी के बच्चे के लिए भी और एक अमीर आदमी के बच्चे के लिए भी एक कानून यकसा होने चाहिए। एक गरीब आदमी जौन सा है उसका 500 रुपए का चालान करने पे आप उसको बंद कर देते हैं, और एक अमीर आदमी है, लीट है, उसके बच्चे सड़कों पर गाड़ियां 10-10 मरले की गाड़ियां काले शीशे वाली दौड़ाते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं और उनका कोई एहतसाब नहीं है। इस दिस द कायदे आज़म पाकिस्तान? ये कायदे आज़म का पाकिस्तान था? नो, ये नहीं चलेगा। दिस सिस्टम हैज टू गो। यहाँ आपको लोगों को उनके हक देना पड़ेंगे। एलीट कैप्चर का खात्मा करना होगा बाय हुक और बाय क्रोक। पैसा तो ये रखते नहीं अपना, यहाँ सिर्फ जरूरत के तहत पैसा रखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इनकी बाहर, बच्चे इनके बाहर, ये मैं सब की बात कर रहा हूं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कारोबार इनके बाहर। भाई ये तो पाकिस्तान में एक आते हैं ना, एक ट्रांजिट है पाकिस्तान इनके लिए, एक पिकनिक मनाने आते हैं, ये सियासी पिकनिक मनाने आते हैं। कब तक? एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास, एट द एक्सपेंस ऑफ आवर टैक्स मनी। तो ये कब तक चलेगा? या तो चलो ठीक है भाई, मेरी जेब काट रहे हो ना, चलो मुल्क के लिए कुछ कर लो, गरीब की कोई जिंदगी में बेहतरी ले आओ, मिडिल क्लास की जिंदगी में बेहतरी ले आओ, चलो मेरा खून पी लो यार, कोई बात नहीं, पीते रहो, लेकिन कुछ का रिजल्ट भी तो दो। रिजल्ट कुछ नहीं, वो ये ढाक के 3 पात है। तो ये मैंने कहीं ना कहा ना, जो पाकिस्तान का रियल स्टेक होल्डर है उनको सोचना पड़ेगा कि ये एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं। आपको सिम्टम भी पता है, आपने डायग्नोसिस भी कर लिया है, लेकिन दवाई गलत दे रहे हैं आप। ये एक्सपायर्ड मेडिसिन हो चुकी हैं, इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। गेट रिड ऑफ देम, सेंड देम होम बाय हुक और क्रूक। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, हुक बाय हुक एंड क्रूक। लेकिन ये अगर इन लोगों से अगर पूछा जाए, ये सियासी अशराफिया से जो कई सालों से पाकिस्तान काबिज हैं, इनको अगर पूछा जाए कि भाई आपने कोई डिलीवर नहीं कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हम मजबूरी हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, हमें हर सूरत में लाया जाएगा।
ए को नहीं लाया गया तो बी को लाया जाएगा, और बी को नहीं लाया गया तो ए को लाया जाएगा। यानी हम मजबूरी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए हम हर जगह नजर आते हैं। वक्त देखते हैं कि आगे क्या होता है। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान को बचाना है तो इन सब को माइनस करना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। बहुत भारी जिम्मेदारी है। वक्त खत्म हुआ चाहता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।